अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में आने वाले वेरिएशंस की। तो सबसे पहला वेरिएशन आता है विद हाइट। हाइट के साथ जो वेरिएशन आता है उसके लिए हम या तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं या फिर हम ये वाला फार्मूला 1-2h/re यूज़ कर सकते हैं अगर हमें दिया हो कि हाइट जो है वो वेरी लेस है इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। जैसे कि आपको कहा कि h=re है, तो यानी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर की अगर हाइट है आपकी, तो हाइट के साथ वेरिएशन कैसे आएगा, यहाँ पे आप रख दीजिए 1+1 हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये g/4 हो जाएगा। अगर हम डेप्थ में जाते हैं यानी सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाने की बजाय नीचे जाते हैं, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे हमारी जी की वैल्यू भी बदलती है, हाइट के साथ ही नहीं डेप्थ के साथ भी बदलती है। और डेप्थ के साथ जो वेरिएशन है वो है जी इंटू 1-x/re, जहाँ x हमारा डेप्थ है और re आपको पता है रेडियस ऑफ अर्थ है। सेंटर ऑफ अर्थ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, re के बराबर हो जाएगा, यानी g का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो वेटलेसनेस की कंडीशन फील होगी कहाँ पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे। फिर शेप ऑफ अर्थ जो है उसके कारण भी जी की वैल्यू में चेंज आता है। रीज़न बीइंग कि पोल पे जो हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है वो इक्वेटर पे हमारे रेडियस ऑफ अर्थ से कम है। इनफैक्ट रेडियस ऑफ अर्थ जो इक्वेटर पे है वो पोल वाले रेडियस से 21 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थ जो है वो सेंटर वाले पार्ट से इक्वेटोरियल प्लेन में फैली हुई है और ऊपर से पिचकी हुई है। तो यहाँ हम जब लिखते हैं जी की वैल्यू पोल के लिए तो वो आती है GME/RP का स्क्वायर, और इक्वेटर के लिए लिखते हैं तो उसमें 21,000 मीटर का एडिशन हो जाता है रेडियस में। तो इसका मतलब जी की वैल्यू जो है वो इक्वेटर पे कम है और पोल पर ज़्यादा है। इनफैक्ट जब हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट पोल एंड इक्वेटर, तो हमें कितना डिफरेंस मिलता है 0.02 का, अगर हम शेप ऑफ अर्थ को कंसिडर करते हैं। इसके अलावा रोटेशन ऑफ अर्थ के साथ भी जी के अंदर चेंज आता है। अगर हम देखें किसी भी एंगल के लिए तो ये हमारा G'=G-R⍵² cos² लैम्डा। ये लैम्डा क्या एंगल है, ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन के साथ बनने वाला एंगल है। तो अगर हम अर्थ के ऊपर किसी भी पॉइंट पर जी का वैल्यू देखें तो उसका एंगल जो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ बन रहा है उसके लिए जी की वैल्यू इस तरीके से चेंज हो रही है। इक्वेटर के लिए इस एंगल की वैल्यू ऑब्वियसली 0 डिग्री होगी। उस केस में आपको जी सबसे कम मिलेगा क्योंकि कॉस लैम्डा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी सब्ट्रैक्शन होने वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। और पोल के केस में आपको जी का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि उस केस में कॉस लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, लैम्डा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसके अलावा अर्थ को रोटेट करते हैं 17 टाइम्स ऑफ इट्स प्रेजेंट एंगुलर स्पीड। तो क्या होगा, अगर 17 टाइम्स अपनी स्पीड से, जो अभी अर्थ की स्पीड है 24 आवर्स में अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा करने की, उसके 17 टाइम्स से अगर अर्थ को रोटेट करते हैं तो जो बॉडीज़ इक्वेटर पे हैं वो फ्लाई ऑफ कर जाएंगी स्पेस में, यानी वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाएगी। ये कैसे हमने निकाला होगा, तो जी एट इक्वेटर इज इक्वल टू हमने क्या किया 0, तो G-⍵²R=0, तो ओमेगा का वैल्यू हमें मिला √G/R, जो कि प्रेजेंट स्पीड का कितना है 17 टाइम्स। इनफैक्ट उसकी वैल्यू होगी 1.4 R। तो ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किस स्पीड से घुमाएं, क्या टाइम पीरियड हो कि हमारा जो इक्वेटर पे रखी हुई ऑब्जेक्ट है वो वेटलेसनेस की कंडीशन फील करने लग जाएं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में सुना है। क्योंकि अर्थ रोटेटिंग फ्रेम है तो उस केस में क्या होगा, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा सभी पार्टिकल्स पे बाहर की तरफ, जो कि उनके अंदर mg पे जो फोर्स लग रहा था उसको नलिफाई कर देगा एंड द पार्टिकल्स विल फ्लाई ऑफ। अब क्वेश्चन में दिया है किस डेप्थ पर अर्थ सरफेस से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है बाय 1%। हम जानते हैं कि डेप्थ के लिए हमारे जी का वैल्यू होता है G × 1 - x/r। RE रेडियस ऑफ अर्थ है तो अब आप समझ ही जाओ। तो G'/G इज़ 1 - x/r, और अगर हम इसको लिखते हैं 1 - G'/G तो इट विल बी x/r, और 1 - G'/G × 100,
तो ये हो गया आपका x/r, परसेंटेज में लिख रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1% है, तो 1% के केस में क्या होगा, x/r का वैल्यू 1/100। हमें यही बोला है ना कि जो डिक्रीज है वो कितना है, 1% का, तो हमने यहाँ से डिक्रीज लिख दिया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, r/100। तो रेडियस ऑफ अर्थ की 1/100 डिस्टेंस अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारा जो वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितना हो जाएगा, डिक्रीज बाय 1%। यानी अर्थ का रेडियस अगर हम 6400 किलोमीटर मानते हैं तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 64 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है स्पीड बताइए अर्थ का जिस पर वो रोटेट करे, तो पर्सन ऑन इक्वेटर 3/5 वेट फील करे ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, और अपना आंसर जो है हमें जी और आर की टर्म में लिखना है। तो इक्वेटर के लिए मैंने आपको बताया था कि जी जो है इक्वेटर पे क्या लिखा जाता है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि उसको जो वेट फील हो रहा है इक्वेटर पे वो 3/5 है एक्चुअल का, यानी इक्वेटर पे जो जी है वो 3/5 है जी का, यानी 3/5 जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, जी माइनस 3/5 करिए कितना आया ये 2/5 जी। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से कितना आया, √2g/5r। तो हमसे क्या पूछा था यहाँ पे, स्पीड पूछी थी जिससे अर्थ को रोटेट करना है, तो √2g/5r। अगर इस पे आप रोटेट करोगे तो आपका जी जो है वो 3/5 रह जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस बताइए जिससे एस्ट्रोनॉट जंप करे अर्थ पर। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच एस्ट्रोनॉट कैन जंप ऑन द अर्थ इज 0.5 मीटर। ओके, तो हमसे पूछा है कि मून पर ये डिस्टेंस कितना होगा, तो वो हाइट 0.5 तक जा सकता है। तो क्या रिलेशन है, अगर अर्थ पर जंप करता है तो हम लिखेंगे v²/2g इज इक्वल टू h। अगर वो v से ही जंप करता है मून पर तो उसकी हाइट होगी h', क्योंकि g बदल के क्या हो जाएगा, g'। तो अगर हम यहाँ पे रेशो लें तो क्या मिलेगा, h'/h। ठीक है, तो ये हो जाएगा g/g', तो h' हो जाएगा h/6। क्यों, क्योंकि मून पर जो हमारा g' है वो 1/6 होता है। तो अगर यहाँ पर वो 0.5 कूद रहा है तो वो वहाँ पर कितना कूदेगा, 0.5/6। ये जो फॉर्मूला है v²/2g इक्वल टू h, ये मोशन अंडर ग्रेविटी से हमने यूज़ किया है। ओहो, ये तो नीचे जाएगा g/6, तो ये तो ऊपर 6 मल्टीप्लाई होगा, तो कम नहीं, ये तो ज़्यादा जंप करेगा। कैसे जंप करेगा, 0.5 इंटू ये 1/6 है, तो इंटू 6 हो जाएगा 3 मीटर, यानी अर्थ पे 0.5 जंप करता है तो मून पर 3 मीटर जंप करेगा, जैसे जॉन कार्टर मूवी में भी आपने देखा होगा। अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही है जैसे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती थी। एक पार्टिकल की प्रेजेंस में दूसरे को लेकर आते हो, फिर पूरे सिस्टम की निकालते हो। अगर एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो वो क्या हो जाता है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दैट पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल सिचुएटेड एट अ पॉइंट इन सम ग्रेविटेशनल फील्ड is defined as the amount of work required to bring it from infinity to that point without changing in kinetic energy। तो हम किसी पॉइंट को ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट मास को लेके आते हैं इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक, तो हम कहेंगे वर्क डन हुआ W। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -gmm/r, और U इक्वल टू -gm1m2/r। ये जो दो फॉर्मूले लिखे इसका मतलब ये है कि m की प्रेजेंस में स्मॉल m को हम लेके आए इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक, तो वर्क डन कितना किया, -gmm/r। और अगर दो पार्टिकल हैं m1 और m2, और मान लीजिए m2 को लेके आते हैं इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -gm1m2/r। वैसे हमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में हम पढ़ चुके हैं, इट इज़ k q1 q2/r। यहाँ हमेशा माइनस साइन आएगा
क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिस फोर्स के कारण है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का है। तो वो तो आप भी जानते हो कि अगर आपका एक चार्ज नेगेटिव होता है और आप फिर दूसरे चार्ज को लेकर आते हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते हो, नेगेटिव, क्योंकि लाने में आपको वर्क नहीं करना पड़ता, वो खुद ही आ जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।